Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems, so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. I am starting with the poem for Anne Gregory. It is written by William Butler Yeats. उसको Yeats नहीं pronounce करते, it is Yeats, right? अब आपके हिसाब से इस पोएम का थीम क्या है, या मैसेज कह लो, या थीम कह लो, या सेंट्रल आइडिया कह लो, इस पोएम का थीम क्या है? जल्दी बोलो। कुछ भी नहीं पता है पोएम के बारे में? मतलब आउटर अपीयरेंस होती है, उससे मतलब लव नहीं होता, मतलब इनर अपीयरेंस को देख के ही लव होना चाहिए। इनर सोल, राइट। सबसे पहले तो बात है कि बच्चे जो पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़ बिटवीन एनी फ्रैंक एंड एन ग्रेगरी, राइट। एनी फ्रैंक इज़ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, राइट। शी वॉज, उसका था वो मैथ्स टीचर के साथ प्रॉब्लम, दैट इज़ एनी फ्रैंक। जो एन ग्रेगरी है, शी इज़ अ यंग गर्ल, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत है, राइट। बट उसका कंसेप्शन है कि लोग उससे उसकी ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करते, लोग उसको प्यार करते हैं उसका इनर सोल के लिए, उसकी इनर ब्यूटी के लिए, उसकी आत्मा के लिए, राइट। पर जो पोएट है विलियम बटलर येट्स जो है, वो एनी को, पोएट एनी को समझा रहा है, बार बार समझा रहा है कि नहीं, तुम्हारा ये वहम है, जो दुनिया में लोग हैं वो आपको सिर्फ बाहर की ब्यूटी के लिए, एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान है जो आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार कर सकता है, राइट। दिस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस पोएम के लिए इज़ दैट कि ये पोएम जो है ये डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, राइट। कुछ लाइंस गर्ल बोलती है, कुछ लाइंस जो है वो पोएट बोल रहा है। फिर उसके बाद पोएट उसको ये भी समझाता है कि जो इंसान की, ह्यूमंस की जो ट्रू नेचर है, वो हमेशा आउटर ब्यूटी से ही इम्प्रेस होती है, वो कभी भी इनर ब्यूटी, आपके इनर वर्च्यूज़, आपकी इनर क्वालिटीज़, उनकी तरफ कभी भी उनका ध्यान नहीं जाता। एंड गॉड, सिर्फ गॉड आपको इंटरनली, आपकी इंटरनल ब्यूटी से प्यार करता है, अप्रिशिएट करता है। गॉड के लिए आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी के कोई मायने नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? ओके। अब इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? मैन इज राइमिंग विद डिस्पेयर, मैन इज राइमिंग विद डिस्पेयर, तो क्या आएगा? मैन को आप कौन सा अल्फाबेट दोगे? ए। और डिस्पेयर को? बी। ओके। कलर्ड इज राइमिंग विद मैन? नो। डिस्पेयर? तो फिर कलर्ड को क्या दोगे? सी। ईयर, मैन, डिस्पेयर या कलर्ड किसके साथ राइम कर रहा है? ईयर मैम, डिस्पेयर के साथ। डिस्पेयर, ईयर, तो कौन, हम ईयर को कौन सा अल्फाबेट देंगे? बी। जो हमने डिस्पेयर को बी दिया था वही हम ईयर को देंगे। अलोन इज राइमिंग विद मैन, डिस्पेयर और कलर्ड? किसी के साथ नहीं, तो अलोन को देंगे हम डी। हेयर इज राइमिंग विद डिस्पेयर एंड ईयर, तो इसको हम देंगे सी। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी सी बी डी बी, राइट। अब सेकेंड में भी इसी तरह से चेक कर लो, देखो सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ लाइन की राइमिंग है देयर, डिस्पेयर, है, तो बी आ गया। डाई, कैरेट और अलोन किसी में आपस में राइमिंग है, तो अगेन सेकेंड स्टैंजा की हो जाएगी ए बी सी बी डी बी। एंड सिमिलरली विद द लास्ट स्टैंजा, मैन, डिक्लेयर, प्रूव, डियर, अलोन एंड हेयर में सिर्फ डिक्लेयर, डियर और हेयर
राइम हो रहा है, तो अगेन इट इज ABCBD। टाइम स्कीम क्लियर हो गया। डायलॉग फॉर्म है तो इस पोएम का टोन क्या है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कन्वर्सेशन। तो टोन क्या हो गया, कन्वर्सेशनल टोन है, राइट। वो उसको एडवाइस नहीं कर रहा है, मतलब उसको समझा रहा है, बट इन व्हाट फॉर्म, कन्वर्सेशनल। नरेटिव नहीं है, कहानी नहीं बता रहा है, बट उसके साथ बात कर रहा है। सो दैट इज द कन्वर्सेशनल टोन। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट आंसर, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored rampants at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो ये किसने बोला है, ये वाला जो स्टैंजा है, दिस इज बीइंग स्पोकन बाय द पोएट विलियम बटलर येट्स ने ये वाली लाइन, ये वाला स्टैंजा जो है वो बोला है। अब नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, इसका मतलब होपलेसली लव में फॉल नहीं। यस, थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब है टू फॉल होपलेसली इनटू लव। बोलता है जो बंदा आपसे होपलेसली प्यार करता है, he will fall in love for your great honey colored rampants at your ear। honey colored rampants is referring to, बता रहा है, honey color मतलब golden brown color, राइट। उसके बालों का रंग क्या है, गोल्डन ब्राउन कलर है। रैम्पर्ट्स एट योर ईयर का मतलब होता है कानों के पास जो आपकी जुल्फें गिरी हुई हैं, राइट। वो एक रैम्पर्ट्स का मतलब इट इज़, चलो हम डीपर मीनिंग में नहीं जाते, सिंपली अंडरस्टैंड रैम्पर्ट्स इज रेफर टू एज द हेयर अराउंड योर ईयर। उसके आसपास के जो बाल है वो आपसे, मतलब अगर ये चारों लाइंस को हम समझेंगे तो जो बंदा आपसे होपलेसली प्यार कर रहा है, ही इज़ डूइंग सो, क्यों, वो आपसे इतना प्यार क्यों कर रहा है, बिकॉज आपके जो बाल हैं इतने सुंदर प्यारे ब्यूटीफुल हनी कलर्ड हेयर जो है वो उसको प्यार करने पे मजबूर कर रहे हैं। ही विल लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर लवली हेयर। अब इस लाइन को बच्चे बोलते हैं कि वही तुम्हें प्यार कर सकता है फॉर योर इनर ब्यूटी, बट हमारे को फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड देखो, फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है नेवर शैल अ यंग मैन। हमने जो ये स्टैंजा की लास्ट दो लाइन्स हैं इनको कनेक्ट करना है विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्टैंजा, दैट ही कैन नेवर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर योर लवली हेयर। मतलब सिंपली वो आपको ये बोल रहा है कि जो यंग मैन है हु इज़ होपलेसली इन लव विद यू, ही हैज़ फॉलन इन लव विद यू, वो आपसे इसलिए प्यार कर रहा है बिकॉज ऑफ योर ब्यूटिफुल गोल्डन हेयर, वो आपसे आपकी अंतरात्मा के लिए बात नहीं कर रहा। बच्चों को मुश्किल पता क्या आती है, वो फर्स्ट वर्ड जो स्टैंजा का फर्स्ट वर्ड है नेवर, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो स्टैंजा की दो लाइन्स से पढ़ते हैं दैट लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, और इसको वो मिस इंटरप्रेट करते हैं कि वो आपसे ही प्यार करेगा, आपके बालों से प्यार नहीं करेगा। जबकि जो फर्स्ट वर्ड है स्टैंजा, उसके साथ अगर आप जोड़ो तो आ जाता है विल नेवर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, ही विल लव यू फॉर योर येलो हेयर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। क्लियर हुआ है? तो वो नेवर वर्ड को मार्क कर लो और अपने लाइन्स के साथ उसको जोड़ दो ताकि आपको समझ में आए कि वो एक्चुअल में लाइन्स किसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब सेकंड स्टैंजा किसका जवाब है? फर्स्ट स्टैंजा मतलब जवाब में बोला, फर्स्ट स्टैंजा के जवाब में किसने बोला? एन ग्रेगरी ने ये जवाब उसको दिया है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। आई कैन गेट अ हेयर डाई मतलब सिंपली कि मैं कोई भी हेयर कलर ले आऊँगी, एंड सेट सच कलर देयर मतलब मैं अपने बालों में ऐसा कलर सेट करूँगी विच कैन बी आइदर ब्लैक और सॉरी ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। कैरेट इज रेडिश कलर्ड है, राइट। फॉरेन कंट्रीज़ में रेड हेयर को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो वो बोलती है कि मैं तो अपने बालों का रंग बदल लूँ तो भी दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, दैट यंग मैन किसको रेफरेंस है? जो होपलेसली मतलब the one who was hopelessly in love with Annie, right? Despair refers to the man who is hopelessly in love with Annie. That young man in despair
मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई लवली एंड नॉट माई येलो हेयर। मैं ऐसा बालों का रंग बनाऊंगी कि वो जो आदमी मेरे से होपलेसली इन लव था, वो मेरे बालों का रंग बदलने के बाद भी वो मेरे से ही प्यार करेगा, क्योंकि उसको मेरे बालों से, मेरे येलो हेयर से, मेरे ब्लॉन्ड, येलो का मतलब होता है ब्लॉन्ड, गोल्डन कलर्ड, उसको मेरे गोल्डन बालों से कोई मतलब नहीं है, उसको मेरे बालों के रंग से कोई मतलब नहीं है। जो मर्जी रंग हो वो फिर भी मुझसे प्यार करेगा, राइट। अब पोएट ने रियलाइज़ किया कि एनी उसकी बात नहीं समझ रही है ना। जब कोई बच्चा माँ बाप की बात नहीं समझता या अपने बड़े की या अपने दोस्त की बात नहीं समझता, तो फिर जनरली किसको इन्वोक किया जाता है, किसकी दुहाई दी जाती है? भगवान की दुहाई दी जाती है, राइट। तो येट्स ने भी यही काम किया। उसने बोला है कि मैंने एक रिलीजियस आदमी का मतलब होता है अ मैन ऑफ गॉड, मैंने उस आदमी से बात की है एंड ही हैज़ टोल्ड मी, यू नो, एक उसको किताब मिली है, टेक्स्ट मीन्स दैट उसको एक किताब मिली है जिसमें लिखा हुआ है। हम है ना रिटन वर्ड पे यकीन करते हैं, तो बोलते हैं भगवान की किताब मिली है जिसमें ये लिखा हुआ है दैट ओनली गॉड कैन लव यू फॉर योर सेल्फ एंड नॉट योर येलो हेयर। कोई भी ह्यूमन बीइंग धरती पे एक्सटर्नल ब्यूटी को इग्नोर नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ भगवान हैं जो आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को इग्नोर करते हैं और आपकी इंटरनल ब्यूटी के कारण ही आपको प्यार करते हैं, राइट। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट डिक्लेयर मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, ये कल रात की ही बात है, कल रात को ही उसने डिक्लेयर की है दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव। मतलब उसको एक रिलीजियस टेक्स्ट, एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट, एक रिलीजियस बुक मिली है जो ये प्रूव करता है दैट ओनली गॉड, माई डियर इज रिफर्ड टू एन ग्रेगरी, बोलता है कि डियर एन, इट इज ओनली गॉड who will love you for yourself alone, that only God could love you for yourself alone and not your yellow hair। सिर्फ भगवान ही है जो आपको आपकी ब्यूटी के लिए प्यार कर सकते हैं एंड नॉट फॉर योर येलो हेयर। क्लियर? पोएम बहुत सिंपल है। कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, अब हम करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहले इसमें जो हनी कलर्ड रैम्पेट्स है उसको अंडरलाइन कर लो। हनी कलर्ड रैम्पेट्स में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? मेटाफर। इट्स अ मेटाफर। क्यों? अब आता है रैम्पेट्स का मीनिंग, जो मैं आपको बता रही थी कि एक्चुअल में रैम्पेट्स का मीनिंग क्या होता है। इट रिफर्स टू द वॉल्स ऑफ अ कासल। कासल क्या होता है? किला या फिर राजा जिस जगह पे रहता है। एक तो पैलेस कहा जाता है, एक वो कासल भी होता है, राइट। और मतलब ये ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है, इतनी गहराई में अब हम नहीं जाएंगे कि डिफरेंस क्या है। बट राजा जहाँ पे रहता है, जहाँ पे जंग, यस, मतलब वहाँ पे उसकी सारी तैयारियाँ भी होती हैं, उसके लोग भी वहाँ रहते हैं। इट इज़ नोन एज अ कासल। अब ये जो फोर्ट होता है, ये जो कासल होता है, इसकी पतली दीवारें हैं या बहुत थिक दीवारें हैं? बहुत थिक दीवारें हैं। बाल पतले अच्छे लगते हैं कि थिक बाल अच्छे लगते हैं? बाल पतले अच्छे लगते हैं कि थिक बाल? जितने घने बाल होंगे उतनी सुंदरता बढ़ती है, राइट। तो जो एनी है उसके बाल कैसे हैं? एक तो उसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है, ऊपर से पतले हैं कि घने हैं? घने हैं। तो रैम्पेट्स एट योर ईयर्स, मतलब उसके जो घने बाल हैं, जो उसके ब्यूटीफुल बाल हैं, जो कासल की ब्यूटी होती है वो उसके दीवारों से आती है। समझ में आ गया? मतलब ये रैम्पेट्स बहुत मीनिंग्स देता है। एक तो थिक है, एक ब्यूटीफुल है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें एन के बालों पे रिफर करती हैं। तो दैट इज़ वाई हर येलो हेयर हैज़ बीन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड। मेटाफर मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन। बार बार समझाया ना कि हम ये नहीं कहते कि उसके बाल रैम्पेट्स की तरह है, हमने बोला द रैम्पेट्स एट योर ईयर, है ना। तो वो सीधा डायरेक्टली एनी के बालों को रिफर कर रहा है, तो इट इज़ अ मेटाफर। उसके बाद और कोई लिटरेरी डिवाइस तुम्हें नज़र आ रहा है?
मैम alliteration, your yellow. योर येलो में एंड नॉट योर येलो हेयर में योर और येलो में य साउंड इज रिपीटेड, देयरफॉर इट इज alliteration. एनीथिंग एल्स? मैम repetition हो सकता है जैसे rampant at your ear फिर and not your yellow hair. तो यहाँ पे रेपिटेशन किस में हुई है? मैम your में. वेरी गुड. यहाँ पे रेपिटेशन जो हुई है वो योर में हुई है, राइट? योर येलो हेयर कैनॉट लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन. तो ये जो योर वर्ड है ये इट इज शोइंग रेपिटेशन फॉर एम्फेसिस कि तुमसे मतलब तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करता है, तुमसे प्यार नहीं करता है. ओके, व्हाट एल्स? एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है जो आपने मिस किया है. येलो हेयर, rampants at your ear refers to the yellow hair. Then what does yellow hair refer to? सिर्फ एन ग्रेगरी के बाल सुंदर है? उसके हेयर गोल्डन कलर के हैं. बेटे सिर्फ उसके बाल गोल्डन है इसलिए वो ब्यूटीफुल है कि एन ग्रेगरी खुद भी ब्यूटीफुल है? और खुद भी beautiful है. तो फिर येलो हेयर का कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ? स्नेक डकी. इट्स सिनेक्डकी. वेरी गुड. SYNECDOCHE. अब सरबजीत आप मुझे बताओ कि सिनेक्डकी का मतलब क्या होता है? कि वो खुद भी सिनेक्डकी का मतलब क्या है? बेटे वो एक तो हेयर्स को रिप्रेजेंट, हाँ बोलो. हेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको खुद को भी कर रहा है कि वो तो वेरी गुड. जो बाल हैं वो एन ग्रेगरी के बॉडी का हिस्सा है. जब कोई चीज़ किसी का पार्ट होता है या जब कोई पार्ट किसी बड़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तब उसको हम सिनेक्डकी बोलते हैं, राइट? जैसे इंडिया वन द मैच. तो इंडिया के सारे लोग मैच जीत कर आए हैं कि वो 11 प्लेयर्स? 11 players. इंडिया के जितने भी लोग थे सब मैच खेलने गए थे, नहीं खेलने वो गए थे पर वो रिप्रेजेंटेटिव पूरे नहीं होते. राइट? जब हम बोलते हैं इंडिया वन द मैच तब मैंने क्या किया? मैंने होल को लिया है एक पार्ट को दिखाने के लिए. वो जो 11 प्लेयर्स हैं वो इंडियंस ही है ना, इंडिया का पार्ट है. तो मैंने वो होल को लिया है एक पार्ट दिखाने के लिए. और जब मैं बोलती हूँ कि भगवान जी मुझे आज मेरे खाने के लिए मुझे रोटी दे दो, तो मैं एक्चुअल में रोटी मांग रही हूँ कि खाना मांग रही हूँ? तो मैंने जब बोला भगवान जी से कि मुझे रोटी दे दो तो मैंने क्या किया? खाना बहुत बड़ा है, उसका छोटा सा हिस्सा रोटी होती है. Yes. रोटी में फल आ जाते हैं, अनाज आ जाता है, दूध आ जाता है, सब कुछ आ जाता है. बट मैंने उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक ही पार्ट रोटी बोला. तो रोटी से हम बड़ी चीज़ को भी सिंबलाइज कर रहे हैं और इंडिया से हम छोटी चीज़ को भी सिंबलाइज कर रहे हैं. तब उसको बोला जाता है सिनेक्डकी. डच आप बोल लो ताकि के स्पेलिंग्स याद हो, बट इसका प्रोनाउंसिएशन है सिनेक्डकी. डकी. डक होता है ना, डकी, राइट? अब इसके स्पेलिंग्स नोट डाउन कर लो ध्यान से. SYNECDOCHE. जो CH है ना उसको क साउंड देने हैं. सिनेक्डकी. सिनेक्डकी. समझ में आ गया? ओके. एनी क्वेश्चंस विद दिस पोएम नाउ? Okay. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel. And remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.